लाइव सेशन में उपस्थित सभी मित्रों को मेरा सादर अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम, राम राम। मित्रों, आज अचानक ही मेरा मानस हुआ कि आज भी अपन क्यों नहीं थोड़ी चर्चा कर लें, और चर्चा का विषय रखा कि ये जो लॉकडाउन 4 नया लॉकडाउन शुरू हुआ है, अब चौथा चरण है लॉकडाउन का, उसके बाद जो परिस्थितियां बदल रही है देश की, एकदम से लोगों की मानसिकता में जो बहुत बड़ा बदलाव आया है, उसे देखते हुए क्या कोरोना से हम बच पाएंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 दिन में पूरे देश में फैल जाएगा, कुछ अलग अलग आशंकाएं जता रहे हैं। खैर, वो अलग बात है। और कुछ लोग मेरे जैसे लोगों को इस बात का उल्लाना भी देते हैं कि आपने हमें बहुत डराया। जब लॉकडाउन शुरू हुआ ही था, उससे पहले आप डराना शुरू कर दिया आपने। मैंने कुछ लाइव सेशन भी किए थे, तो इस बात का भी हमें कहते हैं कि आपने पहले तो बहुत डराया और आज तो हालात ये हैं, जबकि उस समय तो कोरोना कोई ज़्यादा था ही नहीं। तो इस संबंध में कुछ चर्चा हो जानी चाहिए। तो मेरा एक कहने का मतलब है, पहले जो डराया गया उसका एक कारण है। पहले हमारी सरकार ही नहीं, पूरी दुनिया की सरकारों ने शुरुआती चरण में काफ़ी इसके संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए, समझो कैसे भी समझो, लोगों को एक जगह रोका। और वो एक शुरुआती चरण में ये भी ध्यान देना था कि ये बीमारी कहाँ कहाँ पर हो चुकी है। शुरुआत के जो 20-21 दिन का लॉकडाउन था, उससे पता चल गया कि कहाँ कहाँ पर है। और यदि हाँ, एक बात सही है कि 21 दिन बाद में जब पता चल गया कि यहाँ कंटेनमेंट जोन है, तो उन जोन के अलावा आज जैसी स्थिति कर देनी चाहिए थी। एक तरह से देखा जाए तो जब आज ये हालत करनी पड़ रही है, तो ये पहले लॉकडाउन के बाद में ऐसी कर देते तो भी कोई ख़राब नहीं था, उल्टा ठीक रहता, ताकि मज़दूरों को और जो भी प्रवासी लोग हैं इधर उधर फंसे हुए हैं, उनको भरोसा बन जाता कि हमें अब घर जाने दे रहे हैं। बाकी उनको ज़बरदस्ती रोकने की वजह से पता नहीं उन्होंने कैसे कैसे, क्योंकि एक लॉकडाउन तक तो जैसे तैसे लोगों ने चला लिया कि भाई एक लॉकडाउन का मामला है, इसके बाद जो है स्थिति सामान्य होगी। परंतु केसेज बढ़ते जा रहे थे, तो जो जो जगह आइडेंटिफाई हो गई वहाँ कंटेनमेंट जोन करना चाहिए था। ये शायद एक तरह से कोई भूल ही हुई लगती है, क्योंकि जब लॉकडाउन 4 में ये करना पड़ा, तो ये जागरूकता भी जो जितनी होनी थी वो 21 दिन में हो गई थी लगभग। खैर, जो भी हो, आज जो स्थिति है लॉकडाउन 4 के बाद, जो चिंता व्याप्त हो रही है जगह जगह, जो जागरूक लोग हैं जिन्होंने पहले बहुत ध्यान रखा, मैं मेरी बता देता हूँ कि मैंने अखबार को भी कई दिन तक उस पर छिड़काव करता रहा, एल्कोहल और इनका 2-4 चीज़ों का मिश्रण बना के मैंने कर रखा था, तो इसका छिड़काव करता रहा। और आजकल वो इतना नहीं रहा, तो सावधानी कम हुई है। और नहीं होने का कुछ कारण है कि जो है वो पर्टिकुलर इलाकों में वहाँ तक सीमित है। तो सावधानी उल्टी हमें ज़्यादा रखनी है, क्योंकि अब ज़्यादा फैल रहा है, अब नज़दीक आ रहा है। तो कहते हैं कि सावधानी से काम हो जाएगा क्या? निश्चित तौर से हमारे शुरुआत में ही एक बात, फ़ोन के कॉल में एक बात आ रही है बार बार कि हाथ बार बार धोएं। अगर हम जितनी ज़्यादा बार हाथ धोते हैं उतना ज़्यादा बचाव है। हाथ धोने के अलावा दूसरी भी बात कि हाथों को, उंगलियों को आँख, नाक और मुंह से नहीं छूने दें। इसका मतलब जब तक हमारी हाथ धोए हुए नहीं है, हाथों को सैनिटाइज करना, ये पता नहीं उन चीज़ों से जो कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और डॉक्टर भी ऐसा मानते हैं कि इसको बार बार हाथ जब साबुन से धोने की अच्छी सुविधा है तो वो सैनिटाइज हो गए, कीटाणु मुक्त हो गए। साबुन से धोने के बाद हाथ कीटाणु मुक्त हो रहे हैं, तो इसलिए हमें ऐसी कोई चीज़, ऐसे कोई केमिकल
हाथों पर नहीं लगाने चाहिए ताकि उनसे कोई दूसरा नुकसान नहीं हो जाए हमें। तो वो सैनिटाइज की चीज़ें उन चीज़ों के लिए है, उनको सैनिटाइज करना है जिनको धोया नहीं जा सकता हो, जिन वस्तुओं को आराम से धोना बार बार संभव नहीं हो उनको सैनिटाइज किया जा सकता है। बाकी हाथों को तो साबुन के पानी से धो करके साफ किया जा सकता है आराम से, इसलिए इनको तो धोना ही पर्याप्त है। इन पर कोई लगाता है तो मुझे ठीक नहीं लगता है, शुरू से ही बेहुदा लगता है क्योंकि हाथ खराब कर रहे हैं उल्टे। हाँ, तो अब लॉकडाउन 4 में हम कैसे बचेंगे? हम चाहे बाजार जाते हैं, दुकान जाते हैं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ कहीं भी हम जा सकते हैं, निश्चित दूरी बनाए रखें। और यथासंभव दूरी बनाने का मतलब है कि किसी के, हालांकि सबको मास्क ज़रूरी कर रखा है सार्वजनिक स्थानों पर, फिर भी अगर किसी के थूक के कण या ऐसी कोई चीज़ें हमारे ऊपर नहीं गिर जाए, या कोई टच हो और उसके वायरस टच हो और वो हमारे टच हो जाए, हम कपड़ों पे हाथ लगा लें हमारे कपड़ों पे, तो वो हमारे हाथों के जरिए यहाँ पहुँचने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके लिए निश्चित दूरी बनाए रखें। दूरी के बाद दूसरी, हाथ कहाँ टच कर रहे हैं, यथासंभव जितना हो सके हाथ बिना टच किए हम मार्केट में जितना कर सकते हैं करें। टच करने की ज़रूरत पड़ गई, कुछ सामान लेना पड़ा, पैसे देने, तो तत्काल वहाँ पर हाथ धोने की नज़दीक जो व्यवस्था है वहाँ से हाथ धोने से पहले ऐनक, टेलीफोन इत्यादि ऐसी चीज़ों पर हाथ नहीं लगाए। सारा सामान रख लिया, पैसे जेब में रख लिए, सब रेडी, हाथ धो लो, उसके बाद ही इन चीज़ों को छूना चाहिए, टेलीफोन, ऐनक वगैरह को। अगर इनको किसी ने नहीं छुआ है और हमने किसी चीज़ों को छूते वक्त इनको नहीं छुआ है, फ़ोन वगैरह, तो इनको सैनिटाइज करने की भी एक तरह से ज़रूरत नहीं है। तो हम ये जो स्वच्छता के संस्कार जो हमारे अंदर आने चाहिए थे वो इतने दिनों में हो जाने चाहिए थे। शुरुआत में भी मैंने कहा था, जब पहले लाइव आया था, तो और भी याद दिला देता हूँ सभी मित्रों को कि हमारे हाथ जहाँ भी टच होते हैं वहाँ पर कोई कीटाणु, कोई मेल का कण, कुछ भी हो सकता है। और ये टच किया हुआ हाथ अगर आँख, नाक और मुंह में जाता है, आज तो कोरोना है, कोरोना से पहले भी अगर हमने कहीं भी ये कुर्सी के हत्थे पे हाथ लगाया और यहाँ उससे पहले मक्खी बैठी हो, उसने मलमूत्र त्याग दिया हो, या और कोई कीटाणु और कोई कीड़ा मर गया हो और हमने हाथ टच किया और इसको काजल की तरह अपने आँख में निकाल देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। ये संस्कार हमारे मान लो थे, बचपन से ही थे, बिना ध्यान थे, बिना जान गए। अब हमें पता चल गया कि हमें बिना हाथ धोए कभी हाथों को आँख, नाक और मुंह से नहीं छूना चाहिए, कोरोना हो या नहीं हो। और भी कोई भी जहरीली चीज़ हो सकती है, कोई कीटाणु हो सकता है जो आँख के कोमल तंतुओं को नुकसान पहुंचा सकता है। कोई ऐसे जानवर का, जहरीले जानवर का पेशाब हो सकता है और हम आँख के कोमल तत्वों को, तंतुओं, जो तंतु है हमारे, उनको छू लें जो देखने के लिए काम आते हैं, तो नुकसान हो सकता है। तो हमें यथासंभव ये संस्कार अब हमारे अंदर हो जाने चाहिए। और भी मित्रों को याद दिलाते हो, कभी भी ज़रूरत पड़ गई, बहुत ज़्यादा खाज चल गई, तो हो सके तो उल्टा हाथ कभी थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा, हालांकि वो खाज अपने आप बंद हो जाती है अगर अपन उसको इग्नोर कर देते हैं। तो खाज कोई बीमारी नहीं है, खाज एक तरह से मन की खाज है। अगर हम खाज को देखने लगें और खाज को कैंसिल कर देंगे, हम खाज को नहीं खुजाड़ूंगा, तो खाज अपने आप गायब हो जाएगी। वो तो ये खाज तो ये कहती है कि मेरी तरफ ध्यान दे, अपना ध्यान बटाना चाहती है, बाकी खाज अपना आप रुक जाती। खाज खुजालने से खाज कम नहीं होती है, बढ़ती है। तो मेरे कहने का मतलब, एक बात मैंने पहले भी कही होगी, आज और कह देता हूँ कि कभी भी अपने हाथों को इधर से और इधर से चेक कर देखें तो पता चलेगा कि यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ है, यहाँ पर किसी प्रकार का मेल या कुछ नहीं लगता। क्योंकि हाथ जहाँ भी टच होते हैं इस साइड से टच होते हैं, चाहे अपन ने दीवार को पकड़ा हो, हैंडल को पकड़ा हो, रास्ते में कहीं हाथ लगाया हो, तो
तो हाथों को इस साइड से वैसे भी आंख पर कभी दिन में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि हाथ हो सकता है कहीं भी टच हो गई हो। और यथासंभव तो हम हाथों को इस प्रकार आंख, नाक और मुंह से टच करने से पहले धोए हुए हो, नहीं हो तो नहीं धोना, टच करना चाहिए। तो ये सावधानी अगर अपन रखें, बाजार जाएं, आराम से सारे काम करें। बाय द वे ऐसा हो गया कि हमने कहीं टच करने के बाद हाथ धोने की सुविधा नहीं मिली और हमें ऐनक को भी पकड़ना पड़ा, फ़ोन को भी पकड़ना पड़ा और भी कई जगह। तो अब हमें मान लेना चाहिए कि अब हमें घर जाते ही सबसे पहले ऐनक, फ़ोन, ये सब चीज़ों को वॉशिंग करनी है, कीटाणु मुक्त करना है। और फिर बाद में तो क्या है कि जब हाथ सब जगह लग रहे हैं तो हाथों, कपड़े, नहाना धोना सारा घर में घुसते ही पहले ये काम होना चाहिए। पहले अपने घर में घुसते ही पहले हाथ धो लिए, हाथ धो करके जो सामान रख दिया, फिर हाथ धो दे, फिर बाथरूम में चले गए। पूरा एक तरह से कीटाणु मुक्त होना चाहिए कपड़े और शरीर। तो हम हमारी तरफ से अपने घर में नहीं आने देंगे, परंतु घर का प्रत्येक सदस्य अगर इसका अनुपालन करता है तो निश्चित तौर से कोरोना हमारे घर में नहीं आएगा, ये तय है। और ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने घर का बचाव करने का ऐसा। और घर पे जो भी मेहमान और कोई भी आ जाता है, लॉकडाउन है, मना भी है, तो उसको बाहर से हाथ धोने के लिए पर पक्की हिदायत रखी जाए कि बाहर हाथ धोने के बाद ही आप अंदर आए। हाथ अगर धुले हुए तो 99% समस्या संभावना कम हो गई, क्योंकि वो जहाँ भी टच करेंगे हाथ टच करेंगे और हाथों के माध्यम से ये फैलने वाली बीमारी है। क्योंकि WHO और सभी जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि हवा अथवा पानी में ये नहीं के बराबर फैलता है। अभी भी जहाँ भी फैला है उसके पीछे चेन मिली है। कोई आदमी चाहे जैसे बम्बई से आ रहा है या अहमदाबाद से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो उस आदमी के साथ आया है। किसी हवा से पानी की सप्लाई तो दूर दूर से नदियों से आ रही है, बांधों से आ रही है, परंतु उसके साथ कोई वायरस नहीं आया कभी, न हवा के साथ आया। तो ये तय है लगभग। हमें ध्यान हमारे हाथों का रखना है, हमारी हाथ, आँख, नाक, मुंह को नहीं छुएं। ये अगर ध्यान रखेंगे और हमारे अंदर इस सफाई के जो संस्कार विकसित होने चाहिए वो अगर हो गए हैं तो हम निश्चित रूप से कोरोना से बच जाएंगे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अब कुछ लोगों ने ये कहा कि डरने की कहाँ ज़रूरत है, मरते तो बहुत कम लोग हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मरते हैं। और वो जो कम लोग मरते हैं वो भी नहीं मरने चाहिए। कम लोग मरते हैं, मान लो 3%, 4% या 5%। 3, 4, 5% भी काफ़ी बड़ी संख्या होती है। अगर एक गांव की आबादी 5000 है तो 5% के हिसाब से उस गांव में 500 लोग मरते हैं। तो 500 लोग अगर किसी गांव में, एक गांव में मरते हैं तो उसके डर से फिर भयभीत होकर के उसका हवा खड़ा होने से कितने और लोग मर सकते हैं। इसलिए हमें पूरी तरह इससे नहीं रहना है कि इससे बहुत कम लोग मरते हैं। हाँ, कम लोग मरते हैं, निश्चित नहीं मरेंगे ज़्यादातर लोग, परंतु फिर भी हमें इसके संक्रमण को जितना हो सके रोकना है। ज़्यादा डरना भी नहीं है, डरेंगे तो इम्यूनिटी पावर कम होगी। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की तरफ भी हमें ध्यान देना है बार बार। हमें जो चीज़ें इम्यूनिटी पावर की सबको पता है, वो चीज़ें ज़्यादा से पर्याप्त मात्रा में लेते रहे सभी लोग। दूसरी और बात है, एक कोरोना के 2-4 फायदे हुए हैं, कोई माने नहीं माने। एक तो नशा जो है वो बहुत कम हो गया। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये बात गलत है। नहीं, मैंने काफ़ी सर्वे किया इस बाबत और कई लोगों से बातचीत की है और दुकानों से और से संपर्क किया है, तो गुटखा, जर्दा, बीड़ी वगैरह है, ये 50% लोगों ने छोड़ दिए। 50%, जिसमें महिलाएं जो जर्दा वगैरह खाती थी, महिलाओं ने तो 90% छोड़ दी। महिलाओं की संकल्प शक्ति पुरुषों के बजाय ज़्यादा महसूस की जा रही है। महिलाओं ने ज़्यादा छोड़ा है इनको, तो ये नशे छूटे हैं, बहुत अच्छी बात है। और भी जो लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं उनको छोड़ देना चाहिए, और छोड़ने के बाद एक और हिम्मत होनी चाहिए कि वापस नहीं पकड़ूंगा ऐसा। देखो, ये नशे आदतें डाली गई। मैं जब छोटा था, मुझे पता है, नागौर में पशु मेला था, मैं परबतसर, इन मेलों में जाता था, तो मेलों में क्या करते थे, देसाई बीड़ी फ्री देते थे लोगों को। बीड़ी पियो देसाई,
मर्द हो कैसाई, और लड़कों को युवतियां बना करके नचाते थे, और औरतें बने हुए लड़के नाचते थे, तरह तरह के अश्लील फूड गाने मेलों में गाते थे, और फिर वो बीड़ी का देसाई बीड़ी का प्रचार करते थे। फिर सभी को दो दो बीड़ी सैंपल के रूप में बीड़ी के सैंपल बनते थे बीड़ी के लिए, और उनको बीड़ियाँ रखने के लिए लोहे की डिब्बियाँ देते थे, कई तरह के आकर्षक चीज़ें उनको दे दुआ के, और वो बीड़ियाँ पिलाने के लिए कोशिश करते थे कि लोग बीड़ियाँ सीख जाए। और आज हालत क्या हुई है, ये इस प्रकार सिखाई गई चीज़ें हैं। मैंने पूछा उन लोगों जो छोड़ी है उनसे संपर्क किया, मैंने कहा भाई कुछ लोग बाद में ये जो नशा की दुकानें हैं कारखाने हैं वो प्रचार करने आएंगे इस बार वापस, अब तो ओरिजिनल लड़कियां नाचने के लिए मिल जाएगी इनको। उस ज़माने में तो युवतियां तो नाचती नहीं थी, ये आदमियों को बनाते थे नचवाते थे, परंतु अब तो ओरिजिनल युवतियां मिल जाएगी, और वो सिगरेट के कस ले करके दिखाएगी, और फिर आप पियोगे नहीं पियोगे उसके बाद कि बोले इस बार तो अब अगर प्रचार इस विज्ञापन करने आ गए इस तरीके से तो उनके भी लट लेके पीछे दौड़ेंगे। हालांकि सरकार ऐसे विज्ञापन अब नहीं करने देती है, उल्टा इसके ऊपर वैधानिक चेतावनियां शुरू कर दी है। काफ़ी मेहनत की है सरकार ने, टैक्सेज भी बहुत बढ़े, परंतु हमारे अंदर टैक्सेज बढ़ाने से अकल नहीं आई। अकल आई, अकल क्या आई, मिली नहीं तब मजबूरी में छोड़नी पड़ी, ये परिस्थितियाँ हुई। फिर भी अच्छी बात है, जैसे भी हो, अगर बहुत ज़्यादा लोगों की छूट गई है तो मेरी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं कि वो इन चीज़ों से छूट गए, फालतू की बेवकूफ़ियों में नहीं पड़ेंगे। अब देखो बीड़ी पीते हैं, धुआं आता है जाता है और कुछ नहीं होता है। बीड़ी कहीं डांडों के नीचे नहीं दबती है, दांतों के नीचे, जीभ में कोई टच ही नहीं करती, कोई जीभ को पता ही नहीं चलता बीड़ी का धुआं निकला कि नहीं निकला, जीभ का स्वाद भी नहीं, कोई रसा स्वादन नहीं है। उल्टी खांसी का खंकार आ सकता है, उलझ सकता है आदमी, दांतों के नीचे कहीं नहीं दब रही है, डकार भी नहीं आ रही है, पेट में भी नहीं पहुंचती है, फिर भी कह रहे हैं बीड़ी पी रहे हैं, धुआं आता है जाता है। और उनको कह दें रुको तो रुकते नहीं आसानी से, मानते भी नहीं। और धूम्रपान इन सबसे ज़्यादा गई गुजरी चीज़ है। आप अगर अपने घर में अगर कोई शराब भी पीता है तो दूसरे आदमी को नुकसान नहीं करता है, वो जर्दा भी खाता है तो दूसरे को, जैसे अभी थूकने वगैरह की बात अलग है, बाकी दूसरे को परोक्ष नशा नहीं पहुंचता है। जबकि बीड़ी परोक्ष धूम्रपान, बीड़ी और सिगरेट जो है दूसरे व्यक्ति को, क्योंकि श्वसन क्रिया उसकी मजबूरी है, और श्वसन क्रिया मजबूरी है तो उसको धुआं पीना पड़ता है। और उनमें ऐसे लोग होते हैं, छोटे बच्चे, घर में छोटा सा बच्चा है, बाप ऊपर दादा बेटा बीड़ी पी रहा है, और 2 महीने का 4 महीने का बच्चा बैठा है, कमरा बंद है, और वो दादा वाला धुआं पूरा उस बच्चे में जा रहा है आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है भाई। दादा के तो आदत है, रोज़ धुआं जाता है, धुआं नहीं जाता तो दादा को बेचैनी होती है, परंतु उस बच्चे के बेचारे के अभी कोई ऐसा रास्ता भी नहीं बना हुआ धुआं जाने का। जैसे रोज़ काम करते हैं, उनके छाले नहीं पड़ते हैं हाथों पे, परंतु कभी कभार काम पड़ते हैं, तो इसलिए परोक्ष धूम्रपान सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। इसलिए बसों में जब शुरुआत में बंद किया तो कई बार हो जाता था जोड़ जपाड़ा, और हम तो क्या कर सकते थे कि मजबूरी, वो कहते हमारे पैसे हमने दिए, तुमने दिए क्या पैसे, उतर जाओ गाड़ी से, नहीं पीनी है तो। अरे मैंने कहा पैसे दिए, आप मेहरबान हो, भले आदमी हो, और आप तो क्या, आप तो थोड़ी सी गरम तो आप पीते हो, हमें ठंडी करके वापस हमें पुरुष से हो। आप जो भी इसमें ज़्यादा नुकसान होता है वो तो आप अपना लेते हो, फिर दोबारा वापस निकाल करके हमारे मुंह में डालते हो। इसलिए आप हमारा भला कर रहे हो, आप तो ये सोच रहे हो भला कर रहे हो, इसको ठंडक मधुर बना करके आप हमें खिलाते पिलाते हो, धूम्रपान पिलाते हो, परंतु जनाब हमारे शरीर की इतनी आदत नहीं है। मेरे जैसे लोगों की और भी हो सकती कि मैं बस यात्रा करता हूँ और आप लोगों की मेहरबानी मुझे रोज़ मिलती है, परंतु यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कभी कभार बस में बैठते हैं, छोटे बच्चे भी हैं बस में, महिलाएं भी हैं जो जिनके बहुत कम काम पड़ता है, बीमार भी हैं, बूढ़े भी हैं, खांसी के दमा के मरीज भी यहाँ बैठे हैं। उन लोगों की क्या हालत होती होगी, उन लोगों पर आप रहम कर दो। तो ये जो
धूम्रपान छूट रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ थी। नुकसान मैं नहीं कहता कि गुटखा जर्दा वो नुकसान नहीं, नुकसान सभी करते हैं, परंतु वो सिर्फ जो पीता खाता है उसके लिए करते, ये धूम्रपान दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे। हालांकि सार्वजनिक स्थानों पर सरकार ने पाबंदियां लगा रखी, कानून बना दिए, फिर भी ये बंद नहीं हो। सार्वजनिक क्या, ये तो अपने घर में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसी क्यों, घर सर्दियों में कमरा बंद है और अंदर फूंक रहे हैं, पिला रहे हैं बच्चों को, बीमारों को पिला देते हैं। समझाने से तो इन पे कोई, अब इनके छूट रही है। ऐसे ही कुछ लोगों से मेरी बात हुई आज, जिनके छूट गई है, बोले आंवला की पूड़ी लेते हैं और रोज। मैंने कहा ये तो और भी अच्छी बात है, विटामिन सी ले रहे हो, विटामिन सी ले रहे हो जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी। आने वाले दिनों में भाई दिव्य कोरोना आप तक पहुंच जाए तो ये आंवला की पूड़ी आपका बचाव करेगी, आपको कोरोना से लड़ने में मजबूत बनाएगी। दोहरा लाभ हो रहा है आपको कि वो आंवला की पूड़ी तो हमें तो पता नहीं, हम तो इसलिए ले रहे हैं कि वो बीड़ी की तलब आती है बार बार, तो वो मुंह में डाल करके मुंह भींच करके काम में लग जाते हैं, उसको भूलने का प्रयास कर रहे हैं और उसको भूलने के लिए मुंह में ये डाल रहे हैं। खैर कैसे भी हो, जो भी हो। दूसरा, एक कुछ लोग कह रहे हैं पर्यावरण का फायदा हुआ, हालांकि वो तो बहुत महंगा पड़ा। पर्यावरण का फायदा होना, देखो पर्यावरण अच्छा होना जीव जगत के लिए बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर हमें कहा जाए कि कोरोना चला जाए तो भी प्रतिवर्ष 1 महीने का लॉकडाउन शायद हम नहीं कर पाएंगे। सरकारें और ये उद्योग धंधे वाले ये करने नहीं देंगे, ये तो इनके जीवन संकट में पड़ गए। सबसे ज़्यादा संकट ही उनको हुआ, क्योंकि शुरुआत में हवाई जहाज़ों में बड़े लोगों के बीच में कोरोना पहुंचा, तो इसलिए वो थोड़ा हो गया। अन्यथा हमारे इस पर्यावरण की शुद्धता के लिए ऐसा कर देंगे, करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि जीवन के लिए अगर पर्यावरण ठीक होता है, कभी कभी लॉकडाउन से या कुछ 2-2 दिन का लॉकडाउन कर दे हर महीने, तो भी उसका भी फर्क पड़ सकता है। एक आध संडे सैटरडे ले लिया और पूरा एकदम पे कर सकते हैं, चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-4 दिन तो आराम से कर सकते हैं, पहले अगर सूचित हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग अपनी व्यवस्थाएं उस हिसाब से 4 दिन पे बंद रहेंगे बस, तो उस 4 दिन में भी काफ़ी फर्क पड़ सकता है। तो ये भी किया जा सकता है आगे के लिए, मतलब काफ़ी लोग इसके अच्छे रिजल्ट बता रहे हैं, तो आने वाले दिनों में लोग इस पर कुछ कर सकते हैं। तो काफ़ी चर्चा हुई इसके संबंध में, कुछ मित्रों के वक्तव्य भी होंगे, उस पर भी अपन को बात कर लेनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे नाराज़ हो जाते हैं कि आप अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हो और ये और वो, ऐसी कोई बात नहीं है कि सब लोग जानते हैं। अरे भाई हम भी कहते हैं सब लोग जानते हैं, चर्चा कर रहे हैं, जो लोग करना चाहते हैं वो बैठ जाते हैं, हमारी बातचीत हो जाती है, आपकी तरफ से लिखा हुआ मिल जाता है। राम राम जी, सभी को राम राम जी। हाँ सर, चेन्नई से राजस्थान में आने के लिए पास ज़रूरी है सर। हाँ पास तो ज़रूरी है सभी के लिए। अब देखो ऐसा है कि चेन्नई से अभी तक शायद एक आध रेल भी नहीं आई, राजस्थान से बहुत सारी ट्रेनें आनी पड़ेगी अभी तक, और चेन्नई से बसें भी नहीं के बराबर आई है। हैदराबाद बेंगलोर तक से तो मोटरसाइकिलें भी आई है, बसें भी आई है काफ़ी, पूना से बहुत सारी बसें आ गई है। अब बस वाले पता नहीं, वहाँ की सरकार स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद में अगर बस का ऑप्शन बताते हैं तो वो बस में बिठवा देते हैं, और बसों के द्वारा लोग काफ़ी महंगा किराया खर्च करके आ रहे हैं। और महंगा क्या, पूना तक तो और भी ठीक है, चेन्नई वालों के लिए तो आना भी बड़ा मुश्किल हो जाता बस में। तो पास तो सभी कहीं से भी आने के लिए कायदे से पास ज़रूरी है, क्योंकि राज्यों की सीमाएं जितनी भी पड़ेगी वहाँ आपको रोका जाएगा। नहीं, सरकार की सोच, सरकार अपने ढंग से सोचती है, कई बातें दूरगामी भी हो, पर अपन ऐसा नहीं कह सकते। बाबूलाल जी गोदारा, देखो सरकार के पास ज़्यादा सूचनाएं होती है, चारों ओर से जो महत्वपूर्ण पूरी दुनिया के डाटा उनके पास होते हैं, सारी जानकारियां उनके पास होती है, हमारे पास इतना कुछ नहीं होता है। परंतु एक राजनीति चल रही है वो थोड़ी घातक है। अभी
सबसे बड़ी राजनीति तो डोनाल्ड ट्रंप चला रहा है अभी दुनिया में। वो पता नहीं तरह तरह के क्या, कभी क्या स्टेटमेंट दे रहा है, कभी क्या दे रहा है, कभी वो WHO पर नाराज़ हो रहा है कि तुम है जो चाइना को अभी तक दोषी क्यों नहीं ठहरा रहे हो, ये चाइना ने खुद ने बनाई है बीमारी, ये किया वो किया। WHO बिना तथ्यों के ऐसी बातें मानने को तैयार नहीं हो सकता। जैसा डोनाल्ड ट्रंप कहेगा वैसी सारी बातें नहीं मानेगा वो। ये डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति कुछ और हो सकती है। हमें अब पिछले दिनों के अगर डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य देखें तो वो पता नहीं किस प्रकार की राजनीति से ग्रसित व्यक्ति है। और इस प्रकार हमारे यहाँ भी दलगत राजनीति है, आप और हम देख ही रहे हैं कुछ दिनों से, और मजदूर और किसान सारे परेशान हैं उनकी वजह से। पर अब ये तो गंदगी, राजनीति की गंदगी है जो तो रहेगी, हमारे ऊपर छाई हुई है और उनके हाथों में है। अभी पूरी दुनिया राजनेताओं के हाथों में फंसी हुई है। मृत्युदर कम होने के कारण लोगों में डर कम हो गया कोरोना से। हाँ सही बात है बंटी जी, सोनी जी आप सही कह रहे हैं। कम तो हो गया, होना भी चाहिए, कम होना भी अच्छी बात है, ज़्यादा होना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्यों, कम होगा तो प्रतिरोधी क्षमता, परंतु ये वापस डर जाएंगे जब अपने आसपास मरते हुए देखेंगे ना। जब अपने छोटे से गांव में 2, 4 या 5 लोगों को मरा हुआ देख लेंगे, ये और ज़्यादा भयभीत हो जाएंगे। इनको ये डर यूं ही है, डर घर भी जल्दी कर लेता है। जबकि रहना मजबूती से है, और बिना डर के जितना आदमी रहेगा उतनी ही प्रतिरोधी क्षमता उसकी मजबूत रहेगी और उतना ही वो कोरोना से मुकाबला करेगा। और हमें ये पूरा भरोसा होना चाहिए कि हम कोरोना से मुकाबला कर लेंगे, तो हम कर लेंगे। यहाँ तक कि कई मरीज है दूसरी बीमारियों से ग्रसित है, वो लोग भी कोरोना से पार हो गए। सिर्फ दमा के मरीज जो है वो ज़्यादातर कोरोना में फंसे हैं, बाकी ज़्यादातर बीमारियों वाले लोग भी निकल गए कोरोना से पार। हाँ बलदेव जी चौधरी, आँख से, नाक से और मुंह से, तीनों से ही, जहाँ भी हम शरीर के अंदर जो गीले तत्व हैं, जो गीलापन है, उसको टच कर देते हैं तो अंदर चला जाता है। फिर ये हमारी कोरोना की शुरुआती कॉलर ट्यून है ना, उसमें यही है, बार बार हाथ धोएं, हाथों को आँख, नाक और मुंह से टच नहीं करें। ये कॉलर ट्यून चल रही है इतने दिनों से। अब लोग कह रहे हैं कॉलर ट्यून बंद करवाओ। अब कॉलर ट्यून रोज सुन रहे हैं तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि क्यों है इतनी, बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दे रहे हैं वो इतनी छोटी सी बात में, और उस पर हम पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। बलदेव जी 5%, 250 हुए शायद 5000 के। हाँ जी 250 मान लो जी, 5%, मैं भूल गया बलदेव जी, गणित मेरा गलत चला गया, ध्यान नहीं दिया मैंने उस वक्त। 5% तो 250 ही होंगे। रमेश जी कह रहे हैं सुंदर बात है, ठीक है, आपको सुंदर लगे और अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें, और मैं इसे YouTube चैनल पे भी डालूंगा। और आपसे पहले भी मैं कह चुका हूँ बार बार, मेरा YouTube चैनल इसी नाम से है, उसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि उसमें कई तरह की जानकारी आने वाले दिनों में मैं अपने एंड्रॉयड से, क्योंकि मैं एंड्रॉयड फ़ोन से काफ़ी काम कर लेता हूँ, और कुछ ऐसे लोग हैं जो जानते नहीं हैं, तो उनके लिए भी मैं काफ़ी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो जो टाइम मिलेगा, क्योंकि थोड़ी आंखें इतनी काम करती है मेरी। कुछ टीचिंग कंटेंट भी बना रहा हूँ, और ये वीडियो भी सारे उसमें अपलोड कर देता हूँ मैं, तो वो ज़रूर देखें, आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैले। बजरंग जी निटारवाल कहते हैं गाड़ी मालिक हूँ, ड्राइवर भी खुद ही हूँ, अब मुझे खुद ही गाड़ी चलानी है, मैं क्या सावधानी रखूँ गुरुजी, ज़रूर सलाह दें श्रीमान। हाँ बजरंग जी, आप गाड़ी चला रहे हैं, एक आदमी आपके साथ होगा खलासी, एक सहायक और होगा गाड़ी के साथ, दोनों के लिए ध्यान रखने की बातें हैं कि आप अपनी जो गाड़ी है उसमें कोई दूसरा प्रवेश नहीं करे। अपने जो केबिन है, कहीं पर भी आप बिल्टी वगैरह कुछ भी है तो अपने हाथों से निकाल के दें, और जिन जिन आदमियों का हाथ टच हुआ है वहाँ उस समय हाथ धोएं। जहाँ जहाँ भी आपने हाथ टच किया, हाथ धोकर गाड़ी में प्रवेश करें, और गाड़ी में दूसरा कोई आदमी नहीं आना चाहिए आपके केबिन में। जहाँ पर
बाहर पीछे की साइड में आप जो माल उतारते हैं वहाँ भले ही हो, वहाँ आपके हाथ वगैरह लगते हैं, तो गाड़ी के अंदर घुसने से पहले आपको अपने हाथ धोने हैं। और ये ध्यान रखना है गाड़ी के बाहर भी अगर कहीं टच कर लिया है तो हाथ धोने ज़रूरी है। तो ये मोटे तौर पर हाथ पर ध्यान रखना। अब आपको हो सकता है कहीं गाड़ी को ठीक करवानी पड़ती हो, ये करना होता हो, तो उस समय और चीज़ों के टच हो तो वहाँ तो कपड़े भी आपको बदलने पड़ेंगे। और एक जब तक आप दूसरे काम कर रहे हैं तब तक ऐनक और मोबाइल को जहाँ तक वो छुए नहीं, अगर छू लेते हैं तो गाड़ी में घुसने के पहले हाथों के साथ साथ इनको भी धोना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हमारे हाथ बार बार टच होते रहते हैं। धोने के बाद हाथों हाथ टच कर लेंगे, भाई दी भी हमारा वायरस पहले ही भी हमने यहाँ से पकड़ा था और अब और पकड़ लिया तो यहाँ पर कोई वायरस चिपका हुआ, हमने तो हाथ धो लिए परंतु धोने के बाद वापस यहाँ पर टच हो गया, ये संभावना रहती है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है जितना हो सके, क्योंकि यहाँ पर बार बार हाथ लगते हैं, मोबाइल के भी टच करना पड़ता है। तो ये मोबाइल और इनको टच होने से बचाए, और टच होते हैं तो टच तभी करें या तो हाथ धोकर करें या टच कर लिया फिर इन दोनों को वापस सैनिटाइज करें, ये ध्यान रखना है। ऐसी सावधानी रखोगे और केबिन में कोई आदमी नहीं होते, 2 आदमी होंगे और दोनों ही आदमी सावधानी रखेंगे तो ही काम आएगी। एक अकेला रखेगा तो कोई काम नहीं आएगी, अगर 2 हैं तो। किस्तु किनारे जी, कल आपने मृत्युबोध के संबंध में यूट्यूब पर कहानियाँ भी सुनाई, फेसबुक कमेंट भी पढ़े, उन पर आपने खुद के विचार भी रखे, वहाँ तक तो ठीक है, परंतु किसी व्यक्ति विशेष को सार्वजनिक टिप्पणी करना, हाँ कोई बात नहीं, सार्वजनिक ही करता हूँ मैं तो। आप कल भी नाराज हुए थे, हमें कोई डर नहीं है ऐसा। जो भी है व्यक्ति विशेष ने जैसे हम हमारे साथ जो कर रहे हैं उनके साथ हम भी ऐसे ही करते हैं, आप चिंता मत करो इस बात की। अनुचित आपको लगता होगा, जो ऐसा अत्याचार करते हैं, जो मृत्युबोध करवाने की कोशिश करते हैं, हमारे बलदेव राम जी ने तो गिद्ध बोझ कहा था, इनको गिद्ध कहा था, मैं तो गिद्ध तो नहीं कहता कभी। ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया ने भी गिद्ध कहा था इन लोगों को, जो मृत्युबोध के इतने पक्षधर है ना, उनको गिद्ध भी कहा था। तो किस्तूर जी आपको हो सकता है आपको लगता होगा ऐसा। ज्यादा दबाव में नहीं, हरसुख जी पूनिया की बात कर रहे हो क्या आप? वो आज भी पक्ष लेते हैं, वो मृत्युबोध करवाने में सबसे आगे रहते हैं आज भी। वो मजिस्ट्रेट हैं, सेवानिवृत्त, आज भी वो यही धंधा करते हैं। ये मत कहना आप, मैं पूरे बायोडाटा है मेरे पास। भंवरलाल जी कासनिया, धूम्रपान करने वालों का पड़ोसी सर्वाधिक नुकसान, हाँ सही बात है। पड़ोसी जो नज़दीक बैठा है, और घर का पड़ोसी तो वहाँ तो नहीं पहुँचेगा इतना, हमारा मतलब पास में बैठा, ठीक है। बजरंग जी का जवाब मैंने दे दिया है, शायद वही था गाड़ी वाला ही, इतना ही जानता हूँ। और तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथ कहाँ कहाँ होते हैं, मुझे तो इतना पता नहीं चलता है। जगदीश गोदार, गुरु जी नमस्कार, आपकी सारी चर्चाएं सार्थक रहती है, मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है और मन भेद नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, घर छोड़ो आप आराम से बजरंग जी, ऐसी कोई बात नहीं है, काम सभी करने, कोई डर नहीं है। और देखो वो दूसरे लॉकडाउन में ही हमारे मोदी जी ने कह दिया था कि जान है तो जहान है। पहले में कहा जान है तो जहान है, दूसरे में कहा जान भी है जहान भी, तो जान भी बचानी है और ये गाड़ी वगैरह ये भी दुनिया भी बचनी चाहिए। ये नहीं कि अपने पूरी तबाही कर दें अपनी जान बचाने के चक्कर में, तबाही भी नहीं होनी चाहिए। हाँ भंवर राम जी कीचड़, सबसे ज़्यादा कोरोना कौन से अंग पर कोरोना खतरनाक साबित होता है? नाक, आँख या मुख से? अजी खतरनाक नहीं, वो तो संक्रमित हो जाता है हमारे शरीर में। तो संक्रमित होने के बाद तो वो तो गला रोकता हमारा, वो हमारी श्वसन क्रिया को, गले को और इसको रोक देता है, ये दिक्कत होती है उसकी। और अगर जुकाम कम रहता है तो कोई दिक्कत नहीं तो वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़ जाती है। तो कहीं से भी जाएगा, आँख से जाओ चाहे नाक से जाओ, मुंह से जाओ, कहीं से भी जाएगा, वो तो संक्रमित होने के बाद में शरीर में फैलेगा।
चेतन जी चौहान, घर वाले सब्जी फल फ्रूट नहीं लाने दे रहे हैं, क्या सही है? नहीं चेतन जी, आराम से लाइए आप, सब्जी फल फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा लाइए, सस्ते मिल रहे हैं, किसानों को फ़ायदा मिलना। यही है कि कहते हैं सलाद वगैरह कम खाएं, पका कर खाएं ज़्यादातर चीज़ें। नंबर 2, अगर आप सब्जी और फल फ्रूट है तो एक दिन पहले लाए और दूसरे दिन काम लेते हो तो कोई ला करके रख दो हाथ धो करके, और दूसरे दिन काम लो तो कोई दिक्कत नहीं है। और सब्जी को तो हाथों हाथ ही अगर गर्म पानी में से निकाल के और काम ले तो हाथों हाथ ही ले सकते हो। चाहे फल को भी, जैसे आम भी लाए और एकदम से गर्म पानी ऊपरी सतह उसकी गर्म पानी के में डाल दिया आपने भगोने में और वापस निकाल दिया हाथों हाथ, बस ऊपर ऊपर ही है दिक्कत, अंदर तो कोई है नहीं दिक्कत। इसलिए गर्म पानी से निकाला जाना चाहिए सब्जियों को और इनको। जैसे दूध की थैली भी टच करके लाते हो, दूध की थैली को गर्म पानी में डुबो दो ताकि दूसरे हाथों से टच हुई है तो कोई दिक्कत नहीं रहे। तो इस प्रकार अपन कर सकते हैं। ये तो लाने में तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बजरंग जी निटार, हमने राडावार सोमू जयपुर से हैं, आपका हर लाइव सुनता हूँ और ट्रक मालिकों के लिए भी लाइव बनाओ, बहुत मंदी है, माल नहीं मिल रहा है। मैं अभी आपके नागौर के मेड़ता के पास बोरूंदा हूँ, कोई माल नहीं है। देखो निटारवाल जी, मामला बड़ा गड़बड़ है, उद्योग धंधे सारे ठप हो रहे हैं और आने वाले दिनों में काफ़ी ऐसी कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और जितनी ट्रक हैं वो शायद सारी अंगेज नहीं रह पाएगी कई सालों तक, ये हालत है, क्योंकि उत्पादन बहुत कम होगा। ये जो इतनी लेबर, करोड़ों की लेबर है, वो अपने गांव जाएगी और ये आसानी से वापस नहीं जाएगी, तो बड़ा मुश्किल मामला है। अब उद्योग धंधे जो राज्य लेबर भेजते हैं बाहर, बिहार, यूपी, राजस्थान, ये लेबर, यहाँ की लेबर बाहर जाती, यहाँ भी अब उद्योग धंधे लगेंगे आने वाले दिनों में, यहाँ इस लेबर को खपाने की कोशिश होगी। और परंतु आर्थिक विकास में काफ़ी मंदी तो और बढ़ने वाली है बजरंग जी। ये अभी तक तो आपकी जो ट्रक सामान ला रही है ना, वो वही सामान ला रही है जो पहले का बना हुआ है ज़्यादातर। बाकी ये दिक्कत तो बढ़ने वाली है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के साधन तो हमारे पास है ज़्यादा वो पहले के हिसाब से, और उत्पादन एकदम से गिरेगा बुरी तरह से, तो ये डर तो है। आंवला खाने से फ़ायदा होगा? हाँ फ़ायदा होगा जी। आंवला ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाएं, मिलना चाहिए, रोज़ एक आंवला खा लो, आंवला कैंडी या कोई भी आंवले सब्जी में कहीं भी कैसे भी तरह के आंवला, नींबू, मौसमी, टमाटर, ये जो है विटामिन सी देने वाले। विटामिन डी वैसे भी हमें बाहर धूप में घूमने वाले लोगों में मिलता है, तो इस प्रकार इनसे फ़ायदा मिलता है। बाकी जीरा वगैरह अपन वैसे ही जीरा, हल्दी, धनिया, ये चीज़ें आयुर्वेद वाले बता रहे हैं, सारी ये काम की बता रहे हैं इसके लिए। टिकम जी, सियाग सोनित्रा, मृत्युभोज ऐसी पहली बन गई है जैसे मुर्गी पहले या अंडा पहले, कौन बंद करे? महान भारतीय स्कॉलर राहुल सांक्रात्यन ने लिखा है कि जनता इसलिए पाखंड व अंधविश्वास की बेड़ियों में सदियों तक जकड़ी रहती है क्योंकि इनके सामने इन बेड़ियों को तोड़ने के पर्याप्त उदाहरण नहीं है। हाँ, उदाहरण भी बड़ा मुश्किल है। उदाहरण, एक आध उदाहरण भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? जब लाखों में एक आदमी अगर कहीं कर भी ले, नहीं करूँगा बिल्कुल कुछ भी, जिद भी कर ले, तो उसका कुछ नहीं हो, उसकी उल्टी वो लोग मजाक उड़ाएंगे। उदाहरण बड़े पैमाने पर होना चाहिए। इसमें तो सबसे ज़्यादा जितने भी जानकार हैं इसके, अच्छे जो चिंतक हैं इस मामले के, अच्छे जानकार हैं, अच्छी दृष्टि रखते हैं, वो सभी यही कहते हैं कि खाना छोड़ना पड़ेगा। और अगर 10% लोग खाना छोड़ देते हैं और मृत्युबोध करने वालों को दत्ता बता देते हैं कि हम नहीं खाएंगे आपका ये खाना, वो देखते रह जाएंगे। वहाँ से अगर उठ के निकले, वो कोशिश करेंगे खींच के बिठाने की, खिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु वो नहीं खाएंगे और उनको इग्नोर कर देंगे बुरी तरह से, तो उनकी हालत पतली होती जाएगी दिनों दिन और आखिर उनको रुकना पड़ेगा। ये हालत हो सकती है। ये होना चाहिए, ऐसे लोगों का समूह बने, ऐसे लोगों की संख्या बने। अब शेखावाटी में मृत्युबोध बहुत कम होते हैं, नहीं के शेखावाटी के यहाँ पर अध्यापक है, वो यहाँ पर मृत्युबोध खा लेते हैं आराम से। अब वो भी ये नहीं कहते कि भाई हमारे वहाँ होते ही नहीं तो हम क्यों खाएं, हम नहीं खाएंगे, पर वो
वो शर्म तो किसी में है नहीं, बची नहीं है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। तो हमें देखना है, ये बंद हमें करना है, खाना बंद करना है। सबसे बड़ा खाना अपने हाथ में है, बनाने वाले के हाथ में नहीं है। माँ बाप मर गए, आप सोचते हो वो करता क्यों मृत्युबोध, वो उसकी बहुत बड़ी मजबूरियां हैं। पूछो मत, अगर मृत्युबोध नहीं करे तो उसकी क्या हालत हो सकती है, उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हम। इसलिए उसकी तो मजबूरी है, खाना हमारे हाथ में है। और ये खाने की हिम्मत ही नहीं उठा पाते हम कि नहीं खाएंगे। ये इतनी सी हिम्मत नहीं होती, उन लोगों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनके दबाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं तो बेचारे वो कहते हैं कि मृत्युबोध वो कर रहा है, उसकी गलती, उसकी कोई गलती नहीं है। उसके ऊपर तो पता नहीं कितना प्रेशर है। ठीक है साहब, चर्चा हो गई हमारी, काफ़ी अच्छी चर्चा हुई, आप लोगों का अच्छा सहयोग है। और कुछ लोग वो नाराज़गी वाली बात है, मैं फिर कर देता हूँ कि देखो मेरा अपना अलग तरह का ढंग है, और मुझे वैसे किसी से नाराज़गी नहीं है। परंतु कोई आदमी अगर इस प्रकार नेगेटिविटी करें तो उनको हम गोद में बिठा करके या सिर पर उठा करके नहीं घूम सकते। सीधी सी बात है, वो भले ही कितने ही बड़े आदमी हो जाए। तो इसे किसी को भी कितना भी नाराज़ होना पड़े, आराम से होइए आप नाराज़। हाँ, एक भाई राजेंद्र कुमार जी, मैं राजेंद्र चौधरी श्री माधोपुर साहब, मृत्युबोध के साथ शादी विवाह का खर्चा भी कम होना चाहिए, आप समाज के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं जय जवान। हाँ, कम होना चाहिए। शादी विवाह का खर्चा तो क्या है कि इसमें बहुत बड़ी बीमारी है। और अब तो ये कैमरा और आ गया, वीडियो बन रहे हैं, कहते हैं देश बंद है, देश के वीडियो बना रहे हैं। कानून वानून तो कुछ काम नहीं आते कहीं पर भी। और इसका जो प्रदर्शन है वो नुकसानदायक है। और मैं बताता हूँ, देश भी देते हैं, लेन देन भी होता है। बनियों ने, महेश्वरी लोगों ने काफ़ी जगह पर ऐसा किया है कि डिस्क्लोज मत करो, जो भी चीज़ है, किसने कितना दिया, किसने कितना नहीं दिया, ये बात दूसरे कान तक पता नहीं होनी चाहिए। दो रिश्तेदारों का आपसी मामला है, जैसे अपन बाजार से सामान लाते हैं तो अपना मामला है, मैंने कितने रुपए में खरीदा, कितने में नहीं खरीदा, दूर से को क्या लेना देना। तो बस ठीक वो उस समय उन्होंने व्यापार सा कर दिया उसको, और वो उल्टा ठीक हो गया। पहले बहुत ज़्यादा उनके दिक्कत थी, प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, वो प्रतिस्पर्धा कम हो गई, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता कि उनके शादी में कितना लेन देन हुआ। तो ये डिस्क्लोज होना, इसका प्रदर्शन होना बंद हो जाए तो ये खर्चा बहुत लिमिट में आ सकता है, बहुत कम हो सकता है। और प्रदर्शन होगा, इसकी मार्केटिंग होगी, इसकी अखबारबाजी होगी। अखबारबाजी मतलब ये जो खबरिया चैनल चलते हैं ना रोज, हताईदार, जो बातों के बातूनी लोग होते हैं ना, इसको क्या कह सकते हैं अपन, बेंच स्टोकर होते हैं, बातें करते फिरते हैं इधर उधर, या इनको खबरी लाल कह सकते हैं अपन, अखबारिया कह सकते हैं। तो ये अखबारिया जो है ये रोज प्रकाशित करते हैं खबरें, और इनको बड़ा शौक। देखो राजेंद्र जी, मैं तो लंबे समय से ये मानता हूँ कि ये बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। और हालांकि कुछ लोग मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, और क्योंकि मैंने ऐसा किया नहीं है, सिर्फ बातें कर रहा हूँ, तो आरोप लगेंगे। और मैंने क्यों नहीं किया, क्या किया, कितना किया, उसके संबंध में भी अगर कभी चर्चा करने की ज़रूरत पड़ी जरूर करेंगे। उस पर लंबी चर्चा करनी पड़ती है। पर मेरा मानना यह है कि ये हालांकि इस बात पे मैं हूँ लंबे समय से कि मैं कभी आज तक मैंने कभी ये बात नहीं की कि उस आदमी ने इतना देश दिया, इतने रुपये दिए, इतना मायरा किया। कभी कोई पूछता है, मैं कहीं जहाँ भी जाता हूँ पूछता कितना किया, मुझे पता नहीं भाई, मैं ध्यान ही नहीं देता। अब तो मैं सुनता ही कम हूँ, पहले भी मैं नहीं सुनता था। कोई कितनी बकवास करता रहे, मुझे न तो मैं याद रखता न सुनता ऐसी बात को, और आगे जाकर कहना तो मुझे बहुत बड़ा अपराध लगता है मेरी दृष्टि में। कहना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, ताकि ये पता तो नहीं चले किसने कितना दिया और कितने को कितना देना चाहिए। उसने इतना दे दिया इसलिए इसको इतना देना पड़ेगा। ये सारी मामला उसकी वजह से हो रहा है। अगर ये बातें डिस्क्लोज नहीं हो, और जिसने बहन के भाई मायरा देता है, तो जितना देना अपनी बहन को चुपचाप दे के आ गया, किसी को पता ही नहीं चला।
ये भाई बहन का रिश्ता है, अपना घर का मामला है, क्यों लोगों को दिखा दिखा कर दिया जाए? अगर इस प्रकार हो जाए तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। तो मैं तो क्या है कि सही में कुछ ऐसे लोगों से गिरा हुआ हूँ, मैं जहाँ पर हूँ वैसे मुझे वहाँ पर नहीं होना चाहिए। परिवार और जो भी नज़दीकी इधर उधर जो भी है वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी लोगों के बीच गिरा हुआ हूँ, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और वहाँ मैं तो बिल्कुल एकदम से अकेला सा पड़ा हुआ हूँ आदमी हूँ। फिर भी काफ़ी प्रयास करता हूँ, काफ़ी काम किए हैं मैंने जितने हो सकते थे, और चाहता हूँ कि समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग कुछ और कदम उठाएं। रायचंद बढ़िया, रायचंद जी नागड़ी से कह रहे हैं बंद हो जाए तो अच्छी बात है, इस कार्य की जितनी तारीफ की जाए। हाँ देखो, बंद हो जाए तो अच्छी बात है, सही बात है। नागड़ी में मामला बहुत गड़बड़ है और काफ़ी खर्चा पड़ता है। तो ठीक हो गया आज का तो ये लगभग। अब देखो कुछ कमेंट बाकी रह जाते हैं। गुरुजी, गरीबों की हालत ख़राब है, उनके लिए बोलो आप, आपकी आवाज़ बहुत आगे तक जाती है, शायद कुछ बदलाव हो जाए। देखो, जब भी कुछ भी होगा तो गरीबों की हालत और ज़्यादा ख़राब होती है हर बार। हम मृत्युबोध बंद करना चाहते थे उस समय कि उस आदमी के लिए जो कम से कम करता है, कम से कम करता है, वो एक तरह से अनिवार्य हो जाता है और वो बंद होना चाहिए। जबकि बंद हो गया पट्टी और कांकड़, जो बड़े पैमाने पर करते थे, उनके क्या फ़र्क पड़ता, वो तो बड़े लोग हैं। हम चाहते थे कि उस आदमी, उस विधवा महिला जिसका पति चल बसा, खाने कमाने वाला नहीं, कर्ज छोड़ के चला गया, उसके अगर 10 रुपये भी खर्च होते हैं तो गलत है, और उसके ऊपर भी कम से कम उसको 1 लाख रुपए खर्च करने ही पड़ते हैं, तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है। और उन लोगों को हमें बचाना है, वो बचते नहीं, ये बड़े वाले बच जाते हैं। उनके ऊपर वो कंपलसरी वाला वैसा वैसा चल रहा है, जो न्यूनतम है उसमें कमी नहीं, न्यूनतम को हटाना चाहिए। तो न्यूनतम जो भी चीज़ें हैं, जैसे शादी विवाह में जो न्यूनतम खर्चे हैं वो कम होने चाहिए। इसके लिए देखो, सामूहिक विवाह भी कोई वैसे देखे तो उस पर भी ये आप कहोगे तो मैं एक पूरा क्यों, हमारे इलाके में सामूहिक विवाह होते नहीं है और उसको अच्छा माना गया है। अच्छा वो इसलिए है कि उसमें खर्चा कम हो जाता है, परंतु सामूहिक विवाह करना क्यों पड़ा ये देखना पड़ेगा। क्या विवाह 5 आदमी नहीं कर सकते थे इसलिए सामूहिक विवाह करना? अगर 5 आदमी 10 आदमी जैसे अभी लॉकडाउन में कर रहे हैं ऐसे विवाह कर लेते तो सामूहिक विवाह की जरूरत ही नहीं। जिसको जब जच्ची विवाह कर लिया, और कुछ नहीं, 10-15 आदमियों का खाना जैसा घर पे बनता है खा लिया, बना लिया, या बाजार से ले आए खा लिया, कुछ भी कर लिया, कोई व्यवस्थाएं नहीं, कोई टेंट नहीं, किसी की जरूरत नहीं। या यहाँ जहाँ तक हो सके कोर्ट में भी की जा सकती है शादी, यहाँ जरूरत ही क्या है शादी करने की? एक तरह से देखा जाए तो कोई वैसा, पता नहीं क्यों अपन पकड़े बैठे हैं इन चीज़ों को। समाज का बहुत बड़ा दबाव रहता है। आदमी, आप कहते हो आप क्यों करते हो, समाज का प्रेशर, अंडर प्रेशर जीना पड़ता है यहाँ आदमी को। तो अगर ज़्यादातर लोग, जैसे ये जो लव मैरिज वाले बच्चे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं आराम से, तो ऐसे ज़्यादातर लोग कोर्ट मैरिज करने लग जाए, दत्ता बता दे इस सारी व्यवस्था को। और अगर फंक्शन करना है, उत्सव करना है तो कभी कर ले, अपनी मौज आए तब। बाकी तो ये इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जब सामूहिक विवाह करने की इतनी नौबत उठानी पड़ती है या इतना नाटक करना पड़ता है और उस परंपरा को जीवित रखा जाता है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि कोर्ट विवाह करवाए जाए। जो भी हिसाब में ऐसी मेहनत कर रहे हैं वो कह रहे हैं भाई कोर्ट मैरिज करवाते हैं हम, तो आपकी कोर्ट मैरिज करते हो तो हम समाज के इतने लोग हैं, कोर्ट मैरिज जो परिवार, गरीब परिवार करेगा उसको हम 50,000 की आर्थिक सहायता देंगे, या उस बहू के लिए इतना सोना, या जो भी ऐसा कुछ देना चाहते हो वो दे दें। कोर्ट मैरिज की हाँ भरते हैं, वो फालतू का सामूहिक विवाह का नाटक ही खत्म। तो इस प्रकार के कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो
गरीबों के लिए देखो जो भी बदलाव, देखो कोरोना आया, लोगों ने कहा रईसों के नुकसान हो जाएगा, गरीबों का हुआ बेचारों का ज़्यादा। रईसों के भी हुआ, कारखानों में बहुत नुकसान हुआ, पर उनके इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना गरीब के पड़ रहा है। गरीब भूखा प्यासा फिर रहा है, चंपलें नहीं है, इस गर्मी में बिना चप्पलों के इस कोलतार की सड़क पर दौड़ रहा है मजदूर, भूखा प्यासा। आपने देखा जहाँ भी मरे पड़े एक्सीडेंट हुए वहाँ उनके पास सूखी रोटियाँ बिक्री मिली है। ये हालत है गरीबों की। गरीबों के साथ क्या हो रहा है? अगर वो गरीब नहीं होते तो वो इस हालत में नहीं होते। आज भी फंसे हुए, पता नहीं लाखों मजदूर तो भी फंसे हुए हैं। अभी भी उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही है, राज्य की तरफ से हो नहीं रही व्यवस्थाएं। राज्य का मतलब यहाँ शासन है, शासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है। तो नोटबंदी में हमने बहुत उसका पक्ष लिया, बहुत मेहनत की, कई दिन तक ज़बरदस्त मेहनत की, सोशल मीडिया में जितनी हमारी औकात थी उन दिनों भी खूब मेहनत की। हमने सोचा कि इस बार गरीबों का फ़ायदा होगा और बड़े लोगों का काला धन पकड़ा जाएगा, ये होगा वो होगा, और 1000 और 500 के नोट जो हैं, काफ़ी नोट जो हैं वो जमा होने से बच जाएंगे, बैंक तक नहीं पहुंचेंगे, तो वो देश की आर्थिक हालत सुधर जाएगी। परंतु वो सारे के सारे नोट लगभग जमा हो गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो नुकसान वहाँ भी गरीबों का हो गया। टिकम जी ने काफ़ी बड़ा लिख दिया तो बड़ा। हाँ, कोकटेल ने पीढ़ियों की बर्बादी में धकेल दिया, लाखों बच्चों को अज्ञान के अंधेरे में धकेल दिया, लाखों परिवारों को गुर्बत के दुष्चक्र में धकेल कर। हाँ किया है सोनित्रा जी, क्या बताएं। हाँ, नाना राम जी महिला कह रहे हैं बहन बेटी को, अब अपनी बहन को दे रहा है, लोगों को दिखा दिखा कर दे रहा है, फिर बहन को कहाँ दे रहा है? बहन को नहीं दे रहा, ये तो लोगों का दबाव है। ये जो कैमरा मैन इतने ऊपरे खबर नवीस खड़े हैं, 1000 खबर नवीस आए हुए हैं, वो खबरें फैलाएंगे, बार बार दूर दूर तक जाएगी आवाज़, तो फिर वो दिखा रहे हैं। फिर एक वीडियो वाला खड़ा है कि वीडियो बना रहा है, 10 आदमी और है, फिर लोग थापियाँ लगा रहे हैं उनके, पता नहीं क्या है। बहन को कहाँ दे रहा है? ये तो इन लोगों का दबाव, बहन को तू देने वाला था ही नहीं, अपनी बहन को दे रहा है और लोगों को दिखा रहा है। चुपचाप दे देना चाहिए, शादी से 10 दिन पहले ही दे देना था कि शादी में काम ले लेती वो पैसे। तो जहां भी ये देना लेना कुछ है ही नहीं है, देखा जाए तो बड़ा मामला गड़बड़ी। ये तो लोगों की वजह से दिया जा रहा है, कोई बहन को नहीं मानता, कोई बेटी को नहीं मानता। ये तो दूसरों की, समाज की इज्जत, आबरू, पता नहीं क्या क्या दांव पे लग जाती है, तब जाकर के ये पैसा निकलता हाथ से। हाँ, किस्तूर जी सिरोही, सही बात है, मजदूर निकल गए। हाँ, निटारवाल जी को समझा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मेरा काम कर रहे हैं। बोरुंदा में भट्टे ज़्यादा हैं शायद, और बोरुंदा में निटारवाल जी, बोरुंदा एक औद्योगिक गांव है काफ़ी बड़ा, तो वहाँ इनको नहीं मिल रहा है। तो अब देखो मंदी में रुकना और किस्तों वाला मामला तो अपन जानते ही हैं, वो तो सारा बड़ा टेढ़ा मामला है। पर धंधों में बड़ी दिक्कत आएगी आने वाले समय में। ठीक है, मैं काफ़ी लोग कह रहे हैं अच्छी बात है और ठीक लगा। मैं तो यूं ही आज ऐसे ही मैंने कहा 9 बज रहे हैं तो ये कर ले, क्या करें, कोरोना लॉकडाउन 4 पर कुछ बात कर लेते हैं। तो अच्छी बात हो गई शायद, और काफ़ी लोगों को पसंद आया है। आप लोग ज़रूर शायद शेयर करेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि और लोगों तक भी ये बात पहुँचे, और ये अपने रिश्तेदारों को और मित्रों को, जितने लोगों को आप समझते हो कि इससे कोई लाभ हो सकता है, तो हमारी एक ड्यूटी बनती है। क्यों, मैं तो जितना बोलना था बोल दिया, अब आपकी ड्यूटी है कि आप कहाँ तक ये बात पहुँचा सकते हो। धन्यवाद, राम राम, प्रणाम, नमस्कार।